ये मलिका जरीना यहाँ क्या कर रही है? इसकी नजरें नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मेघा पिछवाड़े के दरवाजे से निकलकर गांव की गलियों में दौड़ने लगी। वो हाँफते हुए सुक्खू काका के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से कुंडी खटखटाने लगी। काका दरवाजा खोलिए, मलिका जरीना मेरे पीछे है, मुझे बचा लीजिए, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अंदर छुपा लीजिए। अरे नहीं मेघा, मैं तुझे अंदर नहीं ले सकता। अगर उसे पता चला तो वो मेरा पूरा घर राख कर देगा। चली जा यहाँ से। काका, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, पर मेरे घर के सामने मत खड़ी रह। सुक्खू काका डर के मारे अंदर चले गए। मेघा गांव की दूसरी गलियों में भागी, पर हर कोई जरीना के खौफ से अपना दरवाजा बंद कर लेता है। थक हार कर वो गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर पहुंची, जहां एक विशाल सोने का पेड़ खड़ा था। अब कोई रास्ता नहीं बचा, हे ईश्वर रक्षा करो। जैसे ही मेघा उस सोने के पेड़ के तने से सटकर छिपती है, अचानक पेड़ की टहनियों से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और मेघा के चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाता है। दूर खड़े गांव वाले ये चमत्कार देख दंग रह जाते हैं। ये क्या देख रहा हूँ? सोने का पेड़ तो सदियों से यहाँ खड़ा है। इसने कभी किसी को पनाह नहीं दी। हाँ, बड़े बड़े शूरवीर इसके नीचे आए, पर ये कभी नहीं पिघला। फिर ये साधारण सी मेघा कैसे बच गई? इस पेड़ ने इसे कवच में कैसे ले लिया? तभी मल्लिका जरीना वहाँ पहुँचती हैं। कवच को देखकर वो गुस्से से तमतमा उठती हैं। ये कवच मुझे नहीं रोक सकता। ये लड़की मेरी अमानत है। मेघा उसी की है जिसका वादा किया गया था, और मैं इसे हर हाल में यहाँ से ले जाऊंगी। जरीना कवच पर वार करने ही वाली थी कि तभी मेघा के पिता हरिराम मल्लिका के सामने निडर होकर खड़े हो गए। रुक जाओ मल्लिका, जब तक हरिराम के शरीर में एक भी सांस बाकी है, तुम मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा सकते। इस पेड़ ने उसे स्वीकार किया है, इसका मतलब कुदरत भी तुम्हारे खिलाफ है। हरिराम, आज ये कवच और तेरी हिम्मत तुझे बचा रही है, पर याद रखना, जरीना हार मान कर नहीं जा रही। मैं फिर लौटूंगी और तब ये पेड़ भी तुझे नहीं बचा पाएगा। मल्लिका जरीना एक काले धुएं के साथ वहाँ से ओझल हो जाती है। गांव वाले अब भी दूर से उस सुनहरे कवच को देख रहे थे। तभी अचानक उस सोने के पेड़ से एक भारी आवाज टकराई। अभी रुक जाओ, क्योंकि पूरा सच अभी सामने नहीं आया है। ये पेड़ बोल रहा है। नहीं, मुझे अपनी बेटी को इस जाल से बाहर निकालना ही होगा। हरिराम पागलों की तरह दौड़कर कवच को छूने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसका हाथ सुनहरी रोशनी से टकराया, एक तेज ताकत ने उसे दूर धकेल दिया। तभी भीड़ को चीरते हुए एक नौजवान लड़का सोहराब शांति से पेड़ की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर ना खौफ था और ना ही हैरानी। सोहराब, रुक जा बेटा, मत जा आगे, हम सब हार गए हैं, तुझे भी चोट लग जाएगी। सोहराब हरिराम की बात अनसुनी कर देता है और धीरे से अपना हाथ उस सुनहरे कवच पर रखता है। चमत्कारिक रूप से वो कवच मोम की तरह पिघल जाता है और सोहराब मेघा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। सोहराब, मुझे पता था तुम आओगी। जब सबने दरवाजे बंद कर दिए थे, तब भी मेरा मन कह रहा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगी। ये क्या देख रहा हूँ? जो हम सब मिलकर नहीं कर पाए, वो सोहराब एक ही पल में कर दिया। मेघा इसके छूते ही बाहर कैसे आ गई? क्योंकि ये पेड़ केवल उसी को रास्ता देता है जिसके इरादे साफ हों। हरिराम काका, मेघा को घर ले जाइए, पर याद रखिएगा कि खतरा अभी टला नहीं है। तो ये क्या कह रहा है सोहराब? मल्लिका जरीना तो हार कर चली गई। वो हारी नहीं है काका, वो बस पीछे हटी है। मल्लिका जरीना फिर आएगी, और इस बार वो अकेले नहीं आएगी। वो अपनी पूरी काली सेना के साथ आएगी। हमें तैयार रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ सोहराब, मुझे पता है तुम हमें कुछ नहीं होने दोगी। भरोसा रखो मेघा, जब तक मैं हूँ, जरीना का साया भी तुम तक नहीं पहुँच पाएगा।
फिर अगली सुबह गांव की चौपाल पर कल रात की घटना ने पूरे गांव की नींद उड़ा दी थी। मैं कह रहा हूँ माधव, ये मेधा कोई साधारण लड़की नहीं है। तूने देखा नहीं उस मलिका जरीना की आंखें कैसे लाल हो रही थी उसे देखकर। हाँ काका, और वो सोने का पेड़ जो सदियों से मौन था, कल रात मेघा के लिए ढाल बन गया। जरूर कोई गहरा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है। गांव पर मुसीबत आने वाली है। तभी हरिराम वहाँ से गुजर रहा होता है और गांव वालों की ये बातें उसके कानों में पड़ती हैं। वो तेजी से अपने घर की ओर बढ़ता है। उधर मेघा घर की दहलीज पार करने ही वाली होती है कि हरिराम उसे रोक देता है। कहाँ जा रही हो मेघा? कदम पीछे हटाओ। पर पिताजी, मैं बस बाहर ताज़ी हवा लेने आ रही थी। घर में बड़ी घुटन हो रही है। जब तक मैं न कहूँ तुम इस घर की चौखट पार नहीं करोगे। गांव का माहौल ठीक नहीं है और लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पिताजी, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और गांव वाले क्या कह रही हैं? अंदर जाओ, सवाल मत करो मेघा। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। मेरे लौटने तक दरवाजा अंदर से बंद रखना। हरिराम इतना कहकर तेजी से गांव के अंधेरे रास्तों की ओर निकल जाता है। पिताजी, इतनी हड़बड़ी में कहाँ गए? उनकी बातों में मैं डर नहीं था जो कल रात था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खिचड़ी पका रहे हो। कुछ तो ऐसा है जो वे मुझसे और इस गांव से छुपा रहे हैं। क्या मलिका जरीना का मुझसे कोई पुराना नाता है? मुझे इसे जानना ही होगा। मुझे सब जानना होगा। पिताजी की चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो मैं खुद पता लगा कर रहूंगी कि आखिर मेरा रिश्ता उस मलिका से क्या है। ऐसे ही वो रात बीत जाती है। मेघा परेशान होकर जंगल की ओर बढ़ रही होती है। तभी सोहराब उसे रास्ते में मिल जाता है। मेघा को बदहवास देखकर सोहराब उसके पास आता है। सोहराब, शुक्र है तुम मिल गए। कल रात से मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। आखिर उस सोने के पेड़ का रहस्य क्या है? उसने मुझे कैसे बचाया उसने? और तुम उसे कैसे जानते हो? मेघा, वो साधारण पेड़ नहीं है। वो असल में एक रास्ता है, दूसरी दुनिया का द्वार। उसे आज से 104 वर्ष पहले एक अत्यंत बुद्धिमान और मायावी स्त्री ने लगाया था। दूसरी दुनिया का रास्ता? क्या उस पेड़ के अंदर कोई दरवाजा है? हाँ मेघा, उस पेड़ के तने के भीतर एक ऐसा पोर्टल छिपा है जो हमें इस दुनिया से परे ले जा सकता है, पर वो दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। ये सब सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है सोहराब। क्या मेरे पिता को ये सब पता है? मुझे अब घर जाना चाहिए, इससे पहले कि वे लौट आएं और मुझे घर पर ना पाएं। ठीक है मेघा, अपना ख्याल रखना। मुझे भी अब निकलना होगा, कुछ अधूरा काम बाकी है। सोहराब वहाँ से चला जाता है और मेघा तेज कदमों से अपने घर की ओर भागती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। सामने मल्लिका जरीना खड़ी थी। मेघा पागलों की तरह अपने पिता को आवाज देने लगी। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं? बचाओ! मेघा को अपने पिता कहीं नहीं दिखे। वो मन ही मन कांप उठी। काश इसी वक्त सोहराब यहाँ होता तो वे शायद इस मलिका से जीत पाता। डर के मारे मेघा का बुरा हाल था, पर इस बार जरीना उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो धीरे से आगे बढ़ती है और मेघा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। डर मत मेघा, मैं तुझे चोट पहुंचाने नहीं आई हूँ। जरीना मेघा की हथेलियों को गौर से देखती है, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। मेघा को छूते ही अचानक जरीना की आंखों से आंसू छलक पड़े। आप रो रही हैं? पर क्यों? जरीना तुरंत खुद को संभालती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। उसके चेहरे पर फिर वही कठोरता आ जाती है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो बिना कुछ कहे मेघा का हाथ छोड़ देती है और उल्टे पांव वहाँ से भाग खड़ी होती है। ये क्या हुआ?
वे मुझे मारना चाहती थी, फिर मुझे छूते ही रोने क्यों लगी और इस तरह भाग क्यों गई? आखिर क्या रिश्ता है मेरा उससे? मेघा घर में बैठी पिता का इंतजार कर रही थी, पर दोपहर से शाम हो गई और हरिराम का कहीं पता न था। उसकी बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। कुछ देर में सूरज ढल जाएगा, पर पिताजी अब तक नहीं आए। उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। वे आखिर इतनी देर से क्या कर रहे हैं? कहाँ पर हैं? मेघा घर से निकलकर गांव की ओर बढ़ी। तभी उसकी नजर जंगल के उसी रास्ते पर पड़ी जहां सोने का पेड़ खड़ा था। वो देखती है कि हरिराम दबे पांव पेड़ के पास जा रहा है। मेघा वहीं एक झाड़ी के पीछे छिपकर नजारा देखने लगती है। पिताजी, वे तो मुझे इस पेड़ की छाया से भी दूर रहने को कहते थे, फिर खुद इसके इतने करीब, और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? हरिराम इधर उधर देखता है और पेड़ के तने में बनी एक दरार के अंदर एक पुराना मैला सा कपड़ा छुपा देता है और वहाँ से चला जाता है। मेघा दबे पांव पास जाकर देखती है। उस कपड़े पर एक सुनहरे धागे से बना हुआ चील का निशान था, वही निशान जो मल्लिका जरीना के महल का प्रतीक था। ये तो मल्लिका के महल का चिन्ह है। इसका मतलब मेरा रिश्ता वाकई उस दूसरी दुनिया से है। पिताजी ने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे अभी उससे जवाब मांगना ही होगा। मेघा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो जैसे ही बाहर निकलकर हरिराम की ओर बढ़ने वाली होती है, तभी अचानक अंधेरे से सोहराब निकलकर उसका रास्ता रोक लेता है। रुक जाओ मेघा, अभी सामने मत आओ, गुस्सा होश खो देता है। रास्ता छोड़ो सोहराब, आज मुझे सच जानना है। तुम देख रहे हो पिताजी क्या छुपा रहे हैं? क्या तुम भी उन्हीं की तरह मुझसे झूठ बोल रहे हो? जैसा दिखता है ना मेघा, वैसा होता नहीं है। यहाँ हर कोई नकाब पहने हुए है। तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो सोहराब। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं इस पेड़ और उस दुनिया के बारे में इतना कैसे जानता हूँ? क्योंकि मेरा रिश्ता भी उसी दुनिया का है। मैं मल्लिका जरीना का बेटा हूँ। सोहराब की बात सुनते ही मेघा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम मल्लिका के बेटे हो, जरीना के? और मैं तुम्हें अपना हमराह समझ रही थी, तुम्हें अपनी हर बात बता रही थी। मेघा मेरी बात सुनो। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। तुम भी उसी काली दुनिया का हिस्सा हो। पिताजी ने मुझसे राज छुपाया और तुमने मुझे धोखे में रखा। अब मुझे समझ आया कि तुम उस कवच को पार कैसे कर पाई थी। तुम भी उसी की तरह हो सोहराब। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ मल्लिका जरीना के आलीशान और अंधेरे महल में एक अजीब सी हलचल थी। जरीना गद्दी पर बैठी खिड़की के बाहर उसी सुनहरे पेड़ की दिशा में देख रही है। चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं अपनी मेघा को उस गांव के जाहिलों से बचाकर वापस ले आऊंगी। वह मेरी अपनी है और उससे उस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं जहां उसकी जान को हर पल खतरा हो। तभी अंधेरे कोने से एक बूढ़ा और धूर्त दरबारी मयंक बाहर निकलता है। मल्लिका, आप जज्बात में बह रही हैं। वो लड़की, वो मेघा कोई मासूम बच्ची नहीं है। वो खतरनाक है। उसके पास जो शक्तियाँ पनप रही हैं और आपके तख्त के लिए काल बन सकती है। अपनी जबान को लगाम दो मयंक। तुम एक माँ को उसकी ममता सिखाने की कोशिश मत करो। मैं तो बस हकीकत बयां कर रहा हूँ। उसे यहाँ लाना एक बहुत बड़ी भूल होगी। जरीना मयंक की ओर पीठ फेर लेती है और वहाँ से चली जाती है। तुम उसे बचाने की बात कर रही हो मल्लिका, पर मुझे तो सिर्फ उस ताकत से मतलब है जो उसके पास है। एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग जाए, फिर इस तख्त पर जरीना नहीं बल्कि मयंक का राज होगा। वो लड़की खतरनाक नहीं, मेरे लिए सबसे कीमती चाबी है। वहीं दूसरी तरफ पेड़ का तना सूखने लगा, मानो उसकी आत्मा निचोड़ ली गई हो। ये तुमने क्या कर दिया काका? अगर ये पेड़ पूरी तरह से सूख गया तो दोनों दुनिया के बीच का सेतु टूट जाएगा।
और अगर वो द्वार नष्ट हुआ तो दोनों दुनियाएं एक दूसरे से टकरा कर तबाह हो जाएंगी। बस करो सोहराब, अब अपनी इन मनगढ़ंत कहानियों से मुझे डराना बंद करो। तुम मलिका के बेटे हो, ये सच जानकर भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी एक भी बात पर यकीन करूंगी? मेघा, मेरी बात सुनो, नफरत को अपनी समझ पर हावी मत होने दो। तुम जो देख रही हो वो पूरा सच नहीं है। एक बार मेरी बात पूरी तो सुन लो कि जरीना तुम्हें क्यों ढूंढ रही है और मेरा क्या मकसद है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सब झूठी हो। तुम मेरे पिता को डरा रही हो और मुझे बरगला रहे हो। मैं अब तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगी। मेघा सोहराब को वहीं छोड़कर गुस्से और आंसुओं के साथ अपने घर की ओर भागती है। घर पहुंचते ही वो देखती है कि हरिराम थके हुए कदमों से अंदर आ रहा था। पिताजी, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं और आपने उस पेड़ के पास क्या छुपाया है? मुझे सच बताइए, मलिका के महल का वह कपड़ा आपके पास क्या कर रहा है? कपड़ा? कैसा कपड़ा मेघा? तुम क्या कर रही हो? शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। मैं तो बस खेतों की तरफ गया था, ये देखने की कहीं जरीना के आदमी फिर से तो नहीं आए। आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से आपको वो शाही चेन वाला कपड़ा पेड़ के अंदर छुपाते हुए देखा है। पिताजी, क्यों? मेघा, मैंने कहा ना कि घर के अंदर जाओ। बाहर की हवा ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। गांव के लोग और वो सोहराब तुम्हें बहका रहे हैं। यहाँ कोई राज नहीं है, बस हम एक गरीब परिवार है जिसे वो मलिका परेशान कर रही है। हरिराम इतना कहकर अंदर चले जाते हैं। मेघा वहीं खड़ी रह जाती है। पिताजी, आप सच क्यों नहीं बोल रहे? आपने अपनी चुप्पी को रखा है। उस मलिका के आतंक से ज्यादा डरावनी लग रही है मुझे ये चुप्पी। क्या मैं वाकई वही हूँ जो आप बता रहे हैं? क्या मैं भी उस दूसरी दुनिया का कोई छुपा हुआ राज हूँ? वहीं महल की खिड़कियों से आती ठंडी हवा जरीना के चेहरे को छू रही थी, पर उसकी आंखों की नमी सूखने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपनी गद्दी पर सिर टिकाए उस अतीत में खो जाती है जहाँ से उस बर्बादी की शुरुआत हुई थी। ये इलमपुर नाम का एक खुशहाल राज्य था, पर अचानक इस मिट्टी को किसी की नजर लग गई। यहाँ एक अजीब सी बीमारी फैल गई। जो भी व्यक्ति 30 साल की उम्र पार करता, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होकर पूरी तरह खत्म हो जाती। पूरा राज्य अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। मलिका, अगर यही हाल रहा तो इलमपुर में कोई देखने वाला नहीं बचेगा। हर घर में मातम है। क्या कोई इलाज नहीं है? मैंने बड़े हकीमों को बुलाया है, पर सब नाकाम रहे। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही लिखा है? मलिका, मैंने सुना है दूर दराज के गांव एक रोशनी नाम की महिला है। वह एक बहुत ही काबिल वैद्य है। उसकी नानी ने उसे जड़ी बूटियों का विज्ञान दिया है, जो शायद इस दुनिया में किसी के पास नहीं। वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो आज ही तुम उसके पास ये संदेशा भिजवा दो। देर हुई तो अंधेरा हमारे दरवाजों तक पहुंच जाएगा। तो ठीक है, जो हुक्म मलिका। मैं अभी सैनिकों को रवाना करती हूँ। दासी संदेशा लेकर बाहर आती है और मुख्य सैनिक को सौंप देती है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी, जो स्वभाव से अत्यंत दयालु थी, उसे खत मिलते ही वो मदद के लिए तैयार हो गई। पर उसके पति हरिराम के मन में कुछ और ही चल रहा था। रोशनी, अगर तुमने मल्लिका का ये काम कर दिया तो हमें इतना सोना मिलेगा कि हम 7 पुश्तों तक राज करेंगे। पर सुनो, ये सब तुम नहीं बल्कि हम कर रहे हैं। आखिर पत्नी की बुद्धिमानी पर पति का ही तो हक होता है। ये लालच का समय नहीं है। लोग अंधे हो रहे हैं। मुझे वहाँ जाकर उनकी मदद करने दो। अगर रोशनी अकेले गई तो सारा श्रेय उसे मिलेगा। मुझे खुद जाना चाहिए। फिर हरिराम खुद महल पहुंचा और दावा करने लगा कि इलाज उसके पास है, पर महल के नियमों के अनुसार बिना वैद्य के ज्ञान के किसी बाहरी का प्रवेश वर्जित था। सैनिकों ने उसे प्यार से समझाकर वापस भेज दिया। मेरा अपमान, उन लोगों ने मुझे दुत्कार दिया।
रोशनी, आज के बाद तुम उस महल के बारे में सोचोगी भी नहीं। मैं तुम पर पाबंदी लगाता हूँ। तुम न घर के बाहर जाओगी न किसी की मदद करोगी। पर जी, मेरा ज्ञान किसी की जान बचा सकता है, ये गलत है। हरिराम का अहंकार और लालच इतना बढ़ गया कि उसने रोशनी को घर में कैद कर दिया। पर रोशनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने छुप छुप कर अपनी नन्ही बेटी मेघा को वो सारा प्राचीन ज्ञान सिखाना शुरू कर दिया जो उसने अपनी नानी से सीखा था। मेघा, याद रखना बेटी, ये जड़ी बूटियाँ सिर्फ दवा नहीं, दुआ हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम कभी किसी जरूरतमंद को मना मत करना। हरिराम को जब भनक लगी कि रोशनी अब भी अपनी विद्या मेघा को दे रही है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर एक रात रोशनी अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। कोई नहीं जानता था। हरिराम ने रोशनी को हमसे छीना, पर मैं मेघा को बर्बाद नहीं होने दूंगी। वह सिर्फ एक लड़की नहीं, ईलमपुर की आखिरी उम्मीद है। तभी सोहराब भारी मन से सोने के पेड़ के गुप्त रास्ते से गुजरते हुए इलमपुर के महल में अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ, बस भी कीजिए, मेघा को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। वो इन सब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि वो परेशान रहने लगी है। वो एक साधारण जीवन जीना चाहती है। हमें इलाज के लिए कोई और रास्ता या कोई और बेड ढूंढना चाहिए। सोहराब, तू अपनी जगह सही हो सकता है, पर ईलमपुर की किस्मत उस लड़की के हाथों में है। फिर भी अगर वह इतनी तकलीफ में है तो मुझे सोचना होगा। जरीना अपने बेटे की बात पर गौर कर ही रही होती है कि तभी अंधेरे से मयंक बाहर निकलता है। जैसे ही सोहराब कक्ष से बाहर जाता है, मयंक के सैनिक उसे दबोच लेते हैं। ये क्या है मयंक? मुझे छोड़ो माँ। चुप रहो शहजादे, तुम्हारी ये दया हमारे काम में बाधा बन रही है। मल्लिका को तुम्हारी बातों में आकर कमजोर नहीं होने दे सकता। ले जाओ इसे और अंधेरे कोने में छुपा दो। सोहराब को कैद करने के बाद मयंक जरीना के पास जाता है। मल्लिका, युवराज वापस चला गया। नहीं, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। इसके लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। इतना कहकर मल्लिका वहाँ से निकल पड़ती है और कुछ ही देर में वो मेघा के घर पहुँचती है। आप यहाँ नहीं, मुझे कुछ मत करना। मेघा, मैं तुझे कैद करने नहीं, आजाद करने आई हूँ। तेरे पिता ने तुझे जिस सच से दूर रखा, वही सच तुझे इस बंधन से मुक्त करेगा। ये ले चाबी, तू अपनी मर्जी की मालिक है। फिर जरीना मेघा को सारा सच बताती है, जिसे सुनते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और जरीना वहाँ से चली जाती है। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। ये लोग तो मेरी माँ का अधूरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करना चाहती थी। मुझे अब पीछे नहीं हटना चाहिए। माँ का ज्ञान बेकार नहीं जाना चाहिए। मेघा एक बड़ा फैसला लेती है और उस सोने के पेड़ की ओर भागती है। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचती है, पेड़ का द्वार अपने आप खुल जाता है और एक अद्भुत रोशनी उसे अपने भीतर खींच लेती है। पलक झपकते ही मेघा दूसरी दुनिया यानी इलमपुर के महल में पहुंच जाती है। ये तो वैसा ही महल है जैसा माँ ने बताया था, साधारण पर बहुत ही भव्य। जरीना मेघा को वहाँ खड़ा देख अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो दौड़कर मेघा के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मेघा, तू यहाँ आ गई। मुझे पता था तू अपनी माँ की परछाई है। तू यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है बेटी। ईलमपुर का बच्चा बच्चा तेरा आभारी रहेगा। मल्लिका, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं तैयार हूँ। मेरी माँ की विद्या अब इस राज्य के अंधेरे को खत्म करेगी। जरीना मुस्कुराती है, पर उसे नहीं पता था कि महल की परछाइयों में एक और साजिश जन्म ले रही है। हरिराम, जो चुपके से पेड़ के रास्ते इलमपुर पहुंचा था, अंधेरे गलियारे में मयंक से मिलता है। मयंक, मेरी बेटी यहाँ कैसे पहुँच गई? तुमने वादा किया था कि वो कभी इस दुनिया का रुख नहीं करेगी। वो खुद आई है हरिराम, और अब वो मेरे काम आएगी।
नहीं, अगर तुमने मेरी बेटी को तुरंत वापस नहीं भेजा तो मैं मल्लिका के पास जाकर तुम्हारी सारी असलियत खोल दूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि इलमपुर की बीमारी का असली कारण कोई कुदरती कहर नहीं बल्कि तुम्हारा फैलाया हुआ बीमारी है। वहीं बंद कक्ष में सोहराब ये सब सुन लेता है। गुस्से और हिम्मत के साथ वो अपनी जंजीरें तोड़ता है और पहरेदारों को चकमा देकर मेघा की ओर भागता है। मेघा, माँ, यहाँ से भागो। मयंक और हरिराम काका मिल चुके हैं। वे तुम्हें मोहरा बना रहे हैं। क्या मयंक ने मुझे धोखा दिया? मेघा, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें हर हाल में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं, जमीन फटने लगती है। सोने का पेड़ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसके टूटते ही दोनों दुनियाओं की सीमाएं आपस में टकराने लगी थीं। आसमान का रंग बदलने लगा था। मल्लिका, ये सब क्या हो रहा है? पेड़ टूट रहा है। दोनों दुनियाएं आपस में जुड़ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेघा, तेरा यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। तुझे अपनी जिंदगी और दुनिया में वापस जाना ही होगा। पर माँ, आप? मैं इस राज्य की रानी हूँ सोहराब। मेरा फर्ज मुझे यहाँ रुकने को कहता है। जरीना अपनी सारी जादुई शक्ति को समेटकर पेड़ की जड़ों में डाल देती है ताकि द्वार सुरक्षित रहे। उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है और वो अत्यंत कमजोर हो जाती है। वो मेघा को धकेलकर वापस द्वार की ओर भेजती है। जा मेघा, अपनी माँ का नाम रोशन कर। इलमपुर को अब रोशनी मिल चुकी है। एक तेज धमाका होता है। मेघा वापस अपनी दुनिया के पेड़ के पास गिरती है। वो पलट कर देखती है, पर पेड़ अब एक साधारण सूखा पेड़ बन चुका था। जरीना हमेशा के लिए उस पार खो चुकी थी। मेघा के पास अब सिर्फ जरीना का दिया हुआ वो प्यार और एक गहरा दर्द बाकी था। नहीं, अब और नहीं, अब मैं वही करूंगी जो सही है। मेघा के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक तेज था। वो वापस लौटती है। उसकी आंखों में चमक देख मयंक और हरिराम कांप उठते हैं। बेटी, तू आ गई। देख, सब ठीक है। मैं तो बस तेरे लिए परेशान था। बस कीजिए पिताजी, अब अपनी इस जुबान से मुझे बेटी मत कहिए। आपके लालच का सारा काला सच मुझे पता चल चुका है। अब आप दोनों को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। सजा? तो एक मामूली सी लड़की हमारा क्या बिगाड़ लेगी? इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का रास्ता बंद है। यहाँ मेरा राज चलेगा। तभी पीछे से शोर सुनाई देता है। सुक्खू काका और माधव के साथ गांव वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ मशाले लेकर वहां पहुंचती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेघा बिना डरे एक एक करके हरिराम का लालच और मयंक की उस दुनिया को तबाह करने की साजिश का सारा सच गांव वालों के सामने खोल देती है। अगर ये सच है तो इन गद्दारों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। इन्होंने हमारी रक्षा करने वाले उस सोने के पेड़ और इलमपुर को खतरे में डाला है। चलो, इन्हें पकड़ लो। नहीं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस महल का अधिकारी हूँ। ऐसे कैसे नहीं है? तुमने हमारे गांव के उस दुनिया को खतरे में डाला है जिसके हम पर कई एहसान हैं। आज उस दुनिया की रानी ने जो बलिदान दिया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। गांव वाले झपटकर मयंक और हरिराम को वहां से ले जाते हैं। तभी पीछे से सोहराब आता है। सोहराब, मल्लिका ने जो त्याग दिया है उसे हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम इस राज्य और गांव को फिर से खुशहाल बनाएंगे। तुम ठीक कहती हो मेघा। माँ जहाँ भी होगी हमें देखकर खुश होंगी। इलमपुर और गांव के बीच अब शांति थी। मल्लिका जरीना की आत्मा शायद अब भी उस पेड़ की ठंडी छांव में सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी चुनी हुई वारिस ने दुनिया को अंधेरे से बचा लिया था।